हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी टॉकिंग अबाउट डिमांड। देखिए, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है डिमांड, कि डिमांड क्या होता है। देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर आपने डिमांड वर्ड सुना है तो आपको लगता होगा कि कोई भी डिज़ायर या कोई भी वांट या कोई भी रिक्वायरमेंट है उसे हम डिमांड बोलते हैं। बट अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर डिज़ायर, वांट या रिक्वायरमेंट डिमांड नहीं होती। इसमें हमें एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि किसी कंपनी को क्या लगेगा कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में या नहीं है। तो वो क्या देखेगी कि हाँ भाई, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लोगों में डिज़ायर होना चाहिए उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। बट सबसे मेन बात क्या है कि एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, यानी वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर उसको अफोर्ड कर सकते हैं, यानी एबिलिटी है उन कंज्यूमर्स में उसको पे करने के लिए, तो हम डिमांड एज ए डिमांड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। और प्लस इसमें विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए, यानी आप उसको परचेज करना भी चाहते हैं। यानी डिमांड इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंग टू पे इक्वल्स टू डिमांड। यानी डिमांड के लिए तीनों चीज़ें एसेंशियल है। आपके पास डिज़ायर भी होना चाहिए, डिज़ायर है हो या फिर रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, और प्लस आपको एबिलिटी टू पे, यानी आप एबल भी हो उसको पे करने के लिए, प्लस आपने विलिंगनेस भी होनी चाहिए उसको परचेज़ करने के लिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल से बताता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि मैं अगर कॉलेज जाता हूँ अपने घर से, तो मुझे ना बाइक की रिक्वायरमेंट है, ऑटोमोबाइल की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, और मेरी डिज़ायर भी है कि मैं एक बाइक परचेज़ करूँ, ठीक है, पर मैं एबल टू पे नहीं हूँ उसके लिए, यानी मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं अफोर्ड कर सकूँ। तो इसका मतलब क्या मेरी डिमांड है उस बाइक के लिए? अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगी, कंपनी अगर वो पता लगाए कि उसकी बाइक की डिमांड है या नहीं मार्केट में, तो कैसे देखेगी? नहीं भाई, यहाँ अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसकी डिमांड नहीं है। जैसे अगर एप्पल एसेसरीज़ की बात करें, यानी एप्पल के जो आईफोन्स वगैरह जो होते हैं, अगर एप्पल कंपनी सोचे कि पिलानी के अंदर, ठीक है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, उसे अपना कोई भी अपनी कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर कोई अपना शोरूम यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है, तो वो उससे पहले क्या पता लगाएगी कि पिलानी मार्केट में उसकी डिमांड, उसके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। तो देखिए, डिज़ायर तो सभी की है, सभी चाहते हैं कि हमारे पास आईफोन हो, ठीक है, बट जो पिलानी की जो भी कस्टमर्स हैं उनमें से 90% उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसे क्या लगेगा कि नहीं, यहाँ एबिलिटी टू पे नहीं है, ठीक है। अब विलिंगनेस का मैं एग्जांपल बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम एबिलिटी टू पे होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी रिक्वायरमेंट भी होती है, बट हम उसे ख़रीदना नहीं चाहते, यानी विलिंगनेस नहीं है हमें उसको पे करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ऐसी साइकोलॉजी है कि यार नहीं, मुझे कॉलेज जाने के लिए बाइक यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए, अगर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं सोचा कि नहीं, अगर मैं वॉक करके जाऊँ तो वो ज़्यादा बेनिफिट है मेरी हेल्थ के लिए, यानी मैं विलिंगनेस, उसको मैं परचेज़ नहीं करना चाहता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है उसको परचेज़ करने के लिए और मेरी रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है, बट मैं विलिंगनेस नहीं है मुझ में उसे परचेज़ करने के लिए। यानी तीनों चीज़ें ज़रूरी है, एसेंशियल हैं, जब जाके डिमांड क्रिएट होती है। यानी इकोनॉमिक्स में हम कोई भी डिज़ायर या वांट या रिक्वायरमेंट को हम डिमांड कब तक नहीं बोल सकते? जब एबिलिटी टू पे ना हो या विलिंगनेस टू पे ना हो। यानी डिमांड कब जाके बनती है? जब जो भी आपकी डिज़ायर है उसको आप एबल हैं उसको परचेज़ करने के लिए, और आपने विलिंगनेस भी है उसको परचेज़ करने के लिए, ठीक है। देखिए, अपने इसमें देखते हैं, डिमांड इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। देखिए, डिमांड जो है ना, वो प्राइस और टाइम टू चेंज होती रहती है, ठीक है। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, कि कोई भी एक गिवन टाइम पीरियड पे कोई भी प्राइस के ऊपर जो कंज्यूमर उस एक जितनी क्वांटिटी को बाई करना चाहता है उसको हम डिमांड बोलते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ डिमांड देखते हैं हम। फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? देखिए, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल मीन्स कोई भी फैमिली या हाउस होल्ड, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, एक पर्सन, वो कोई भी सिंगल कंज्यूमिंग एंटिटी की डिमांड करता है। जैसे सपोज कीजिए मैं हूँ या फिर मेरी फैमिली में हम पार्लेजी बिस्किट्स की 10 पैकेट्स की डिमांड करते हैं 1 मंथ में, ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक इंडिविजुअल डिमांड हो गई, ठीक है। अब देखिए, मार्केट डिमांड क्या होता है? टोटल डिमांड ऑफ ऑल बायर्स टेकन टुगेदर, यानी जब हम
जैसे सपोज कीजिए कि पिलानी के अंदर पूरी मार्केट में पार्ले जी की कितनी डिमांड है, अगर हमें ये पता लगाना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। तो जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड्स थी, जितनी भी हाउस होल्ड की डिमांड है, उन सबको हम क्या कर लेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे, ठीक है, उनको ऐड कर लेंगे। तो उसको हमें पता चल जाएगा कि पिलानी की मार्केट में पार्ले जी की कितनी डिमांड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डायरेक्ट एंड ऑटोनोमस डिमांड is one of that arises on its own out of a natural desire to purchase, यानी कोई नेचुरली कोई भी डिज़ायर है आपको उसको परचेज करने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड फ्रॉम एनी अदर कमोडिटी लाइक डिमांड ऑफ फूड, क्लॉथ एंड हाउसेज। देखिए डायरेक्ट डिमांड क्या होता है कि आप नेचुरली अराइज करते हो। जैसे सपोज कीजिए आपको भी प्यास लगी है, आप थ्रस्टी हो, ठीक है, और आपको जूस चाहिए, ठीक है, तो आप जूस की डिमांड कर रहे हो, तो वो एक डायरेक्ट डिमांड हो रही है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट डिमांड को समझने के लिए पहले हम इनडायरेक्ट डिमांड समझते हैं कि इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है। देखिए इनडायरेक्ट डिमांड में आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली उस चीज़ की डिमांड नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल है, ठीक है, तो आप पेट्रोल और डीजल की डायरेक्टली डिमांड नहीं करते हो, ठीक है। बट अगर आपके पास बाइक है या आपके पास कार है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्टली आपको पेट्रोल और डीजल की भी डिमांड करोगे। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली डिमांड, यानी डायरेक्टली तो आपने डिमांड की कार की, बट अगर आपके पास कार नहीं है तो आप डायरेक्टली डीजल और पेट्रोल की डिमांड नहीं कर सकते हैं। और डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, जिसको आप नेचुरली डिमांड करते हो, जैसे जूस है, फूड है, क्लॉथ है, हाउस है, ठीक है। अब जैसे हाउस की आपने डिमांड की है, जैसे सपोज कीजिए अपने हाउस बनाना है तो आपको उसकी डिमांड है, बट उसके लिए आप इनडायरेक्टली किस चीज़ की डिमांड करोगे, सीमेंट की करोगे, ब्रिक्स की करोगे, ठीक है, आयरन की करोगे। तो ये क्या सब क्या होंगी, इनडायरेक्टली डिमांड होगी, यानी ब्रिक्स की आप डिमांड कर रहे हो, सीमेंट की कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो सब क्या होती है, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आप उनकी कोई डिमांड नहीं है, डायरेक्टली ब्रिक्स को कोई परचेज नहीं करता, ठीक है। अगर आपको हाउस नहीं बनाना है, कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो आप क्यों करोगे उसकी डिमांड, ठीक है। तो अभी मे भी समझ में आया होगा कि डायरेक्ट डिमांड जो नेचुरली जिस चीज़ की डिमांड करते हो, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, वो दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। और इनडायरेक्ट डिमांड वो ड्राइव होती है, यानी दूसरी चीज़ से ड्राइव होगी। अगर आपने कार परचेज कर ली है तो आप इनडायरेक्टली पेट्रोल और डीजल की भी डिमांड करोगे, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, यानी कौन से फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं हम। तो पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए प्राइस सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी डिमांड को, ठीक है। अगर प्राइजेज़ में कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी अगर आप प्राइजेज़ में चेंज करते हो किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज होगा, ठीक है। अगर आप रेज कर देते हो प्राइजेज़ को तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी आप कम क्वांटिटी में डिमांड करोगे उस प्रोडक्ट की, ठीक है। और अगर प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे तो उसके प्रोडक्ट की क्या कर दोगे, आप क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ कर दोगे, यानी अगर प्राइजेस कम है तो आप उसकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया कि जो डायरेक्टली आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड्स, यानी रिलेटेड जो गुड्स हैं वो भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स देन चेंज इन द डिमांड ऑफ वाई। इसमें देखिए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझते हैं। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं कि जैसे कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में लेते हैं, यानी कोक है, तो उससे रिलेटेड गुड्स क्या हो जाएंगे, पेप्सी है या फिर स्लाइस है, फ्रूटीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक कोई भी एक कोक की ये क्या हो गई हैं, रिलेटेड गुड्स हैं, इसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो अगर एक के प्राइजेस में भी चेंज होता है ना, तो दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है इससे। सपोज कीजिए अगर कोक के प्राइजेस 50 से 60 हो जाएंगे ना, तो फिर कोक की बजाय दूसरी ड्रिंक पे आप शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। जैसे आप फिर जैसे पेप्सी को परचेज करने लग जाओगे, जबकि पेप्सी ने अपने प्राइजेस को कुछ भी नहीं किया ना, तो आप किया है ना, डाउन किया है, तो उसके हिसाब से तो उसकी डिमांड जैसे जितनी पहले थी उतनी ही होनी चाहिए। बट क्योंकि कोक ने अपने प्राइजेस राइज कर दिए हैं, तो उसकी वजह से दूसरे यानी पेप्सी की डिमांड पे फिर क्या हो गया है, अफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी अगर एक प्रोडक्ट की प्राइजेस में आप चेंज करते हो तो उससे जो भी रिलेटेड गुड्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्राइजेस में भी अफेक्ट पड़ेगा।
नेक्स्ट देखते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी अफेक्ट करता है आपकी डिमांड को। किस तरीके से कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, जैसे सपोज कीजिए पहले अगर 10,000 इनकम थी तो मैं 10,000 में जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकता था उतनी डिमांड करता, और अगर अब उसको अगर इनकम इंक्रीज हो गई 15,000 तक हो गई है, ठीक है, तो मैं अपनी डिमांड को भी रेज कर सकता हूँ, यानी 15,000 यानी 5,000 की और प्रोडक्ट्स की मैं डिमांड कर सकता हूँ, ठीक है। यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी अफेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर है इसको डिटरमाइन करने का। फोर्थ है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। देखिए टेस्ट भी अफेक्ट करता है, टेस्ट भी इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को। नॉर्मली लो ऑफ डिमांड में क्या होता है, यानी लो ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन होता है। तो वो तो क्या बताता है, अगर प्राइजेज अगर किसी भी प्रोडक्ट के रेज होंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बट टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर में ये लो फॉलो नहीं करता है। अगर आपको कोई चीज़ किसी को प्रेफरेंस देते हो, किसी भी प्रोडक्ट को या किसी कोई टेस्ट को आप प्रेफरेंस देते हो, तो उसके प्राइजेज अगर 10 से 20 होगी तो भी आप उसकी डिमांड करोगे ही, ठीक है। तो यानी इससे भी इन्फ्लुएंस होती है डिमांड। अब नेक्स्ट है साइज ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमांड होगी, और लेस पॉपुलेशन है तो लेस डिमांड होगी, ठीक है। यानी ये भी अफेक्ट करेगा। सपोज कीजिए अगर 10 मेंबर्स हैं एक फैमिली में, तो आप 10 मेंबर्स में के लिए आप कोई भी डिमांड करोगे, और 15 हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिमांड भी अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है, गुड्स डिमांड अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स। यानी आप पॉपुलेशन में भी क्या होता है कि जो एज ग्रुप है ना उसके अकॉर्डिंग वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोज कीजिए अगर पिलाने की हम देखें, अगर हम देखें यहाँ 60% अगर ओल्ड एज हैं, अगर ओल्ड एज के 60% पीपल्स यहाँ ओल्ड एज हैं, तो जो ओल्ड पर्सनस जो चीज़ें ज़्यादा परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड होगी मार्केट में, ठीक है। तो या फिर अगर मतलब चाइल्ड ज़्यादा हैं, अगर चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, तो वो प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। यानी तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी डिपेंड करता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है आपकी डिमांड को। अब नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइजेस। Expectations of future prices affect the demand. If consumer accept there is increase in price of future, then current time demand is increase and vice versa. देखिए क्या होता है, अगर आप ये एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि अगर फ्यूचर में, जैसे कि अभी जो कोविड-19 में जो लॉकडाउन वाला चल रहा है, इसमें क्या होता है कि अगर आप ये एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि क्या पता आगे और भी प्राइजेस रेज हो जाएं, ठीक है, तो आप अभी परचेज ज़्यादा करने लग जाओगे। यानी आप ये एक्सेप्ट करके चल रहे हो कि जैसे सपोज कीजिए अगर अभी पोटैटो का प्राइस 10 रुपीज़ चल रहा है, और आप ये एक्सेप्ट करके चल रहे हो कि आगे तो 15 तक हो जाएगा शायद में भी, तो आप करंट में क्या कर दोगे, उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर दोगे। यानी अगर आपको 1 kg पोटैटो परचेज़ करने थे, पर आप 5 kg परचेज़ कर रहे हो, ठीक है। यानी करंट में आप अगर आप ये एक्सेप्ट करके चलोगे कि फ्यूचर में प्राइजेज इंक्रीज़ हो गए, तो आप करंट में क्या कर दोगे, उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर दोगे, ठीक है। और आप अगर ये एक्सेप्ट करके चलो नहीं भी ये 2-3 महीने का है लॉकडाउन, उसके बाद में तो प्राइजेस बहुत डिक्रीज़ आ जाएंगे, तो फिर क्या कर दोगे, आप करंट में डिमांड को डिक्रीज़ कर दोगे। आप ये सोच के होगे कि आगे प्राइजेस डिक्रीज़ हो जाएंगे तो हम अभी क्यों परचेज़ करें, जब डिक्रीज़ हो जाएंगे तभी करेंगे। तो यानी करंट में आपको डिमांड थी 1 kg पोटैटो की, बट आप क्या करोगे, डिमांड नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड को। थैंक यू।